हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने स्टार्ट किया था MZ002 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पहले ही चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। आज हमें चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और बाकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आप लोग देख सकें और आपको चैप्टर नंबर 6 तक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 7 के साथ। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन में ये भी कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली 2-2 या 3-3 कोर्स को लेके चलेंगे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं जैसे MZ002 को लेकर चल रही हूँ तो बाकी का कोड आपका रह रहा है, तीसरा रह रहा है, चौथा रह रहा है, उसके बाद वाले भी रह रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम नहीं मीन्स ये 2 कंप्लीट होते ही तो 3 और 4 या फिर एक और कोड, हम 3-3 कोड साथ में लेके चलेंगे ताकि आपकी 2 टाइम एक-एक वीडियो आ सके एक-एक कोड की। ठीक है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल मैं लेकर आऊंगी साइमल्टेनियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 7 के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर इन द रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें एक्टिवेटर और रिप्रेसर का रोल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। एक्टिवेटर मीन्स जो एक्टिवेट कर दे, जो जीन रेगुलेशन का जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको इतना एक्टिवेट कर दे कि प्रोसेस ज्यादा बेटर चले और ज्यादा प्रोडक्शन करे। ठीक है, रिप्रेसर मीन्स सप्रेस कर देना, किसी चीज को रोक देना, तो उसमें कम प्रोडक्शन होगी या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। बाकी फुल आंसर मैं आपको समझा देती हूँ कि बुक में क्या दिया है और आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। इन यूकैरियोट cells, gene expression is finely tuned process and two key players in this regulation are activator and repressor। आपको पता ही है यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है वो फाइनली ट्यून प्रोसेस है और इसके अंदर दो की प्लेयर रोल प्ले करते हैं, जो है कि आपका एक्टिवेटर और दूसरा है रिप्रेसर। ये दोनों ही अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन रेगुलेट करने के लिए। फर्स्ट अप एक्टिवेटर, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिवेटर्स के बारे में। दीज आर प्रोटीन दैट बाइंड टू अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एनहेंसर। क्या है, ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये कुछ टाइप के प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि डीएनए की सीक्वेंस के साथ, कुछ स्पेसिफिक टाइप का डीएनए सीक्वेंस होगा उसके साथ बाइंड कर जाएंगे और एनहेंसर कहलाएंगे। एनहेंसर का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर किसी भी चीज को एनहेंस करे, ज्यादा बढ़ा दे। When they attached, they help recirculate the transcription machinery including RNA polymerase to the gene promoter region। जब ये अटैच्ड हो जाते हैं और हेल्प करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनरी है वो रिसर्किट हो, साथ ही साथ जो आरएनए पॉलीमरेज था वो भी रिसर्किट हो, और उसी के साथ जो जीन प्रमोटर रीजन है वहाँ पे ये रिसर्किट करते हैं। दिस बूस्ट द जीन ट्रांसक्रिप्शन लीडिंग टू द हायर लेवल ऑफ mRNA एंड अल्टीमेटली मोर प्रोटीन प्रोडक्शन। जब ये रिसर्किट करते हैं इस रीजन को, प्रमोटर रीजन को, तो ये इनको बदले में क्या करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन रेट था जीन का उसको बढ़ा देता है, और बढ़ने के साथ जो mRNA का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली जब mRNA बढ़ेगा तो जो आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ाने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। नाउ अबाउट रिप्रेसर, दूसरा देखते हैं हम रिप्रेसर। दीज प्रोटीन बाइंड टू द साइलेंसर रीजन और डायरेक्टली टू द प्रमोटर। ये जो रीजन जो आपका सप्रेसर है, या फिर सॉरी सप्रेसर, हाँ सप्रेसर है, वो भी एक टाइप का आपका प्रोटीन है, और वो साइलेंसर रीजन में या प्रमोटर रीजन में डायरेक्टली बाइंड कर सकता है। बाय डूइंग सो दे इनिबिट और असेंबली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन मैकेनरी टू प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग ऑल टुगेदर। क्या है, जब ये साइलेंसर रीजन के साथ बाइंड करेगा तो ये साइलेंट कर देगा पूरी रिएक्शन को, इनहिबिट कर देगा, बंद कर देगा। जब ये होता है तो ये असेंबली कर देता है, जो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनरी है उसको असेंबल कर देता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो बाइंड ना करें और उसका प्रोडक्शन ना हो। दिस अफेक्टली रिड्यूस्ड और कंप्लीटली हॉल्ट द जीन एक्सप्रेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है इनहिबिट करने का, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये कम प्रोडक्शन भी कर सकता है या फिर कंप्लीटली स्टॉप कर देगा कि जीन एक्सप्रेशन का कोई रिएक्शन आगे चले ही ना। Suppressor are like the brakes on the car, they slow down or stop the process when इट्स नॉट नीडेड। सप्रेसर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम कार चलाते हैं, कार के अंदर हमारे ब्रेक्स होते हैं, तो ब्रेक हम तब लगाते हैं जब हमें नहीं चलाना उस गाड़ी को, ठीक है, या हमें रोकना है। तो वैसे ही ये है, जब स्लो डाउन करना हो किसी प्रोसेस को या फिर बिल्कुल ही रोकना हो, जब हमें ज़रूरत ना हो, तो सप्रेसर वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, the balance between activator and suppressor is crucial for proper cellular functioning. For example, during development, certain genes must be activated at specific times while other needed to be suppressed to ensure that cell differentiate correctly. जो आपका बैलेंस है एक्टिवेटर और सप्रेसर का वो बहुत क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, कि प्रॉपर सेलुलर फंक्शनिंग हो सके बॉडी के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर किसी सर्टेन जीन्स का हमें डेवलपमेंट चाहिए तो एक्टिवेटर
वहाँ पे रोल प्ले करेंगे अपना और स्पेसिफिक टाइम पे उसको एक्टिवेट करेंगे ताकि डेवलपमेंट हो सके उन जीन्स की। बट हमें कहीं कुछ जीन्स नहीं चाहिए तो वहीं पे सप्रेसर काम करेंगे कि भाई डिफरेंशिएटली वो ना बने और करेक्टली इन दोनों का बैलेंस बना रहे। मोर ओवर एक्सटर्नल सिग्नल्स कैन इन्फ्लुएंस दीज रेगुलेटर्स, स्ट्रेस हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल चेंज कैन एक्टिवेट और सप्रेस स्पेसिफिक जीन्स अलाउइंग सेल्स टू अडेप्ट न्यू कंडीशंस। क्या है, अगर हम कुछ और देखें इसमें एडिशनल, तो जो आपके एक्सटर्नल सिग्नल्स होंगे वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी रेगुलेटरी को। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रेस में हैं या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस है या फिर एनवायरमेंटल चेंज ऐसा कुछ है, तो उसमें इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा एक्टिवेटर या सप्रेसर के अंदर, और यही नए कंडीशन को अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने स्टार भी लगा रखा है कोने में, जब आप पीडीएफ पढ़ें तो आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है। व्हाट आर दी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, transcription factor explain the role of different जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट इन दी यूकेरियोट्स। आपको सबसे पहले बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, मैंने लास्ट वीडियो में भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था आपको। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है और एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट इन द यूकेरियोट्स। फिर आपको डिफरेंट जो जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है यूकेरियोट्स के अंदर, उनके अंदर क्या क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर क्रूशियल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि रेगुलेट करते हैं, सॉरी यूकेरियोट्स के अंदर, जो कि रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांसक्रिप्शन बाय नियर ऑफ नियर बाय जीन्स। ये बाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के डीएनए सीक्वेंस के साथ और इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आसपास के जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में ट्रांसक्रिप्शन को। दे आर टू मेन टाइप, जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये दो मेन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। लेट्स स्टार्ट विद जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन के साथ से। दीज आर असेंशियल फॉर बेसिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं आपके, वो एक बिल्कुल असेंशियल और बेसिक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम आते हैं। दे assemble at the promoter region of a gene and help recirculate RNA polymerase, that enzymes, the enzymes that synthesize RNA from the DNA template। क्या है, दे असेंबल एट दी प्रमोटर रीजन। जब ये असेंबल होते हैं प्रमोटर रीजन पर जीन के, तो ये हेल्प करते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिसर्किट हो और जो एंजाइम्स हैं वहाँ के वो सिंथेसाइज करें आरएनए को डीएनए टेम्पलेट के द्वारा। विदाउट दिस फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन वुडंट बी इवन बिगिन। अगर ये फैक्टर ना हो आपका जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो इसके बिना जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा। दे इंश्योर दैट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एट द राइट टाइम एंड इन द राइट अमाउंट। ये इंश्योर करके रखते हैं कि जो आपका जीन एक्सप्रेशन होना है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हो और करेक्ट अमाउंट में हो। ठीक है, कि कितना होना है और कितना टाइम पे होना है, कब चाहिए तब हो। ठीक है, नाउ ऑन टू स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं। दीज प्रोटीन्स हैव मोर स्टेबलाइज्ड स्पेशलाइज्ड रोल। जो ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनका कुछ ज़्यादा ही स्पेशलाइज्ड रोल होता है इसके अंदर। दे कैन आइदर एक्टिवेट और सप्रेस जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू दी वेरियस सिग्नल्स लाइक हार्मोन्स और एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या है, जो ये होते हैं ये आइदर भी एक्टिवेटर और रिप्रेसर, ये एक्टिवेटर भी हो सकते हैं या रिप्रेसर भी हो सकते हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल चेंज या हार्मोनल चेंज या कोई भी सिग्नल्स का चेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिकॉग्नाइज यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एनहांसर और साइलेंसर। जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिसको हम साइलेंसर और एनहांसर बोलते हैं, विच कैन बी लोकेटेड ऑन द जीन, दे कैन रेगुलेट, और ये जीन के अंदर ही ऊपर ही लोकेट होते हैं ताकि ये रेगुलेट कर सके जीन एक्सप्रेशन को। दिस अलाउ फॉर प्रीशियस कंट्रोल ओवर व्हेन एंड हाउ मच ऑफ जीन एक्सप्रेस टेलरिंग ऑन रिस्पॉन्स टू दी स्पेसिफिक नीड। और यही इसको अलाउ करता है कि कितने टाइम पे कितना ज़रूरत है और उस पर कैसे जीन एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि आपको पता ही है, एनहेंसर अगर होगा वहाँ पे अटैच करेगा तो एनहेंस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, और वो साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में आरएनए पॉलीमरेज और प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, और वहीं अगर साइलेंसर होगा तो वो रोक देगा। ठीक है, टुगेदर जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट ऑर्चरेट्स जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। क्या है, अगर हम दोनों को ही साथ में लें, जो स्पेसिफिक या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं और जीन एक्सप्रेशन को यूकेरियोट्स के अंदर बढ़ाते हैं। थिंक ऑफ देम एज कंडक्टर्स इन एन ऑर्चरेट्रा। जनरल फैक्टर्स
set the stage of performance, while specific factors fine tune each musician part to create हारमोनियस आउटकम। इसको आप नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, वैसे आप इसको समझ सकते हैं क्या है। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है आपका, जहाँ पे बैंड बाजे बजाए जाते हैं, म्यूजिक का ही होता है, तो उसको आप उसकी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर की तरह काम करता है ऑर्केस्ट्रा के अंदर। और उसमें जो स्टेज होता है वो आपका जनरल फैक्टर की तरह हो गया, कि भाई स्टेज का सबसे पहले काम यही कर रहा है। और फिर जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं आपके, उसको आप म्यूजिशियन की तरह समझ सकते हैं कि वो भी एक पार्ट लेगा अपना आउटकम निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसको आप ना भी पढ़ें, जो आपका एग्जाम्पल दिया है, तो भी काफ़ी होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, और वैसे एग्जाम्पल भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, राइट वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन के अंदर, वो बताने हैं कि रेगुलेटिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर कितने टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो लिखने हैं। वैसे तो अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट डिटरमाइंस हाउ जीन्स आर टर्न्ड ऑफ एंड ऑन इन अ सेल। क्या है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करता है कि कैसे जीन्स टर्न ऑफ होंगे या ऑन होंगे किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, अब इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट वी हैव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसके बिना कुछ है ही नहीं। These are proteins that are bind to a specific DNA sequences, either promoting or inhibiting the transcription gene. ये जो प्रोटीन्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं, या फिर प्रमोट करेंगे वो उस रिएक्शन को, ट्रांसक्रिप्शन रेट को, या फिर इनिबिट कर देंगे। दे एक्ट लाइक स्विचेस कंट्रोलिंग व्हेन अ जीन इज एक्सप्रेस्ड। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं आपके, ये बिल्कुल स्विच की तरह काम करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं कि कब जीन एक्सप्रेस्ड होगा, कब नहीं होगा, कब प्रमोट करेगा, कब इनिबिट करेगा, कब एनहेंस करेगा, कब उसको स्टॉप करेगा, साइलेंसर करेगा। तो इसका काम ये होता है, क्योंकि आपको पता ही है। नेक्स्ट वी हैव एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। दीज इंक्लूड्स चेंजेस लाइक डीएनए मेथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन। जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर आपके जो डीएनए मेथाइलेशन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, या हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है। दीज अल्टरेशन कैन चेंज हाउ टाइटली डीएनए इज wound around histone, affecting accessibility for transcription mechanism। जो ये इसमें मॉडिफिकेशन होती है, ये चेंज बताता है कि किस तरीके से टाइटली हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रहेगा और अफेक्ट करेगा या एसेसेबल ट्रांसक्रिप्शन मैकेनरी में असेस करेगा। थिंक ऑफ इट एज अ वे टू कीप सर्टेन जीन्स लॉक्ड और अनलॉक। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डीएनए अराउंड रहेगा हिस्टोन प्रोटीन के, तो वो ये इंश्योर करेगा कि कब उसको जीन को लॉक करना है, कब अनलॉक करना है। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। दिस इन्वॉल्व दी restructuring of chromatin to either expose or hide the gene regions from transcription machinery। जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग होता है, ये इन्वॉल्व होता है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, कि जो क्रोमेटिन है आपका उसका रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, और वो आइदर भी हो सकता है कि वो हाइड हो जाए जीन रीजन्स के अंदर, या एक्सपोज हो जाए ट्रांसक्रिप्शन मैकेनरी के साथ। इट्स लाइक रीअरेंजिंग फर्नीचर टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू एक्टिविटीज़। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो क्रोमेटिन है वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब रीऑर्गेनाइज टाइप में हो रहा है, और वो दिख भी सकता है या छुप भी सकता है उस मैकेनरी के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो फर्नीचर आप अपने घर में लाए हो हैं, उसको रीअरेंज कर रहे हो और स्पेस बना रहे हो नई एक्टिविटी के लिए, कि हम यहाँ यहाँ कोने में रख देते हैं और यहाँ इतनी जगह बच जाएगी। तो इस टाइप में ये रीमॉडलिंग होती है। Another crucial factor is RNA processing। Next factor है आपका RNA processing। After transcription, pre-mRNA undergoes splicing to remove introns and join exons, creating mature mRNA। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो जो प्री mRNA होता है वो स्प्लीसिंग के अंदर जाता है और रिमूव करता है इंट्रॉन्स को। इंट्रॉन्स जब रिमूव हो जाते हैं तो वो एक्सॉन्स के साथ ज्वाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं एक मैच्योर mRNA को। This process can also include alternative splicing, allowing a single gene to produce multiple protein variants। क्या है ये प्रोसेस? अल्टरनेटिंग स्प्लिसिंग को के अंदर इंक्लूड होता है और अलाउ करता है कि एक सिंगल जीन भी प्रोड्यूस कर सके मल्टीपल प्रोटीन वेरिएंट्स को। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन प्ले अ रोल टू। दिस इंक्लूड मैकेनिज्म like RNA interference, where small RNA molecule can degrade
mRNA और इनहिबिट ट्रांसलेशन। क्या है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। ये इंक्लूड करता है कुछ मैकेनिज्म्स को, जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस, जहाँ पे स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल डिग्रेड होते हैं एमआरएनए के अंदर और इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसलेशन को effectively, controlling protein production after the gene has been transcribed। जैसे ही जीन ट्रांसक्राइब हो जाता है तो कंट्रोल कर देते हैं वो कि प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, फाइनली लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर। हम जितने भी फैक्टर्स पढ़े उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। एक्सटर्नल सिग्नल्स लाइक hormones, nutritions, and stress can influence gene expression by activating specific signals pathways that interact with these regulatory mechanisms। एनवायरमेंटल फैक्टर में वही आ जाएगा आपका, जैसे कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है या न्यूट्रिशन कुछ है और स्ट्रेस में हो आप, और वही चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करेंगी जीन एक्सप्रेशन के अंदर। वो एक्टिवेट कर सकती है कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स पाथवे को, ताकि ये इंटरैक्ट करे इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ और उसका प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ चेंज होगा ही। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्टर्स थे जो कि इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज एन ओपेरॉन? Describe the organization of a typical operon. What is the role of CAP and CAMP in the catabolite repression of a leg operon? क्वेश्चन आप पढ़कर कितना बड़ा सा लग रहा है? बड़ा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चन छुपे हैं इसमें। सबसे पहले तो इसने पूछा है कि पहले आपको बताना है कि ओपेरॉन क्या है, एक क्वेश्चन हो गया। फिर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल ओपेरॉन, फिर एक कोई भी टिपिकल ओपेरॉन है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो बताना है। फिर आपको बताना है कि जो कैप या CAMP है उसका कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लेग ओपेरॉन में क्या रोल रहता है, फिर वो एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन समझ गए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। फिर इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखते हैं। आंसर देखते हैं। An operon is a genetic unit found in prokaryotes like bacteria। एक ओपेरॉन एक जेनेटिक यूनिट होता है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया उसमें पाया जाता है। It consists of cluster of genes that are transcribed together along with regulatory elements that control their expression। इसके अंदर क्लस्टर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्राइब होंगे एक साथ, बट ये कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं इनके एक्सप्रेशन को। अ टिपिकल ओपेरॉन इंक्लूड थ्री की कंपोनेंट। एक टिपिकल ओपेरॉन को अगर हम देखेंगे तो उसके कुछ 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है प्रमोटर, दूसरा है ऑपरेटर, तीसरा है आपका मोर 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन। पहला होगा आपका प्रमोटर जो कि प्रमोट करेगा, दूसरा है ऑपरेटर जो ऑपरेट करेगा, और 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन करा, पहले तो डिफाइन किया कि ओपेरॉन है क्या, फिर अब नेक्स्ट क्या बताएंगे आप। द प्रमोटर इज द रीजन वेयर RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। जो आपका प्रमोटर रीजन होता है वो RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिशिएट करता है, मतलब शुरू करता है। द ऑपरेटर एक्ट एज स्विच कंट्रोलिंग एसेस टू द प्रमोटर। जो ऑपरेटर होता है आपका वो एक स्विच की तरह काम करता है कि वो कंट्रोल कर सके प्रमोटर को कि कब प्रमोट करना है या कब उसको रोकना है। तो वो एक ऑपरेटर क्या है, ऑपरेट करने का काम करेगा, कब उसको चलाना है कब बंद करना है। व्हेन आ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर इट ब्लॉक्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंटिंग जीन एक्सप्रेशन। क्या है, जो आपका रिप्रेसर होता है, जब भी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ तो वो रिप्रेस कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को और ब्लॉक कर देगा और प्रिवेंट करेगा जीन एक्सप्रेशन को। मतलब वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और जीन एक्सप्रेशन भी नहीं हो पाएगा। रिप्रेस हो गया ना, मतलब बंद कर दिया उसने ऑपरेटर के साथ मिलके। द स्ट्रक्चरल जीन आर द एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस दैट प्रोड्यूस प्रोटीन नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो एक्चुअल कोड करते हैं कुछ सीक्वेंस के लिए और प्रोड्यूस करते हैं कुछ नेसेसरी प्रोटीन कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, नाउ लेट्स डाइव इनटू द लेग ओपेरॉन। अब बताते हैं कि लेग ओपेरॉन है क्या। लेग ओपेरॉन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन इन ई कोलाई। जो लेग ओपेरॉन होता है वो एक क्लासिकल एग्जांपल है, आपने 11-12 से पढ़ा होगा लेग ओपेरॉन के बारे में, और ये आपका एक क्लासिकल एग्जांपल है जो कि रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को ई कोलाई के अंदर। द लेग ओपेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज एंड इट इज टाइटली रेगुलेटेड बाय द कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्या है, जो लेग ओपेरॉन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म कर सके और ये रेगुलेट होता है कुछ कैटाबोलाइट रिप्रेशन के द्वारा। दिस इज वेयर कैप और कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन और CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कम इनटू प्ले। और जो लेग ओपेरॉन है जहाँ पे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, यहीं पे ये कैप और ये कैम्प आपका काम आता है। कैप मीन्स कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन, कैम्प मीन्स साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहीं पे ये
काम आते हैं। देख लेते हैं इनका काम क्या है। व्हेन ग्लूकोज लेवल लो CAMP लेवल रेज, जब भी ग्लूकोज लेवल कम होगा, ग्लूकोज कम हुआ तो जो आपका कैंप का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैंप का लेवल है जो वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज के कम होने से ये बढ़ गया। कैंप बाइंड्स टू कैप forming a complex that enhance the binding of RNA polymerase to the leg operon promoter। जो जैसे ही रेज हुआ ये कैंप का लेवल, तो ये जो कैंप है वो बाइंड करेगा कैप के साथ। इसकी फुल फॉर्म नहीं बोल रही बार बार, आप याद रखिए। कैंप जो है आपका कैप के साथ बाइंड करेगा और फॉर्म करेगा एक कॉम्प्लेक्स एनहेंसर को, जो कि आगे जाके बाइंड करेगा RNA पॉलीमरेज को और प्रमोट करेगा ऑपरेशन को, लैक ओपरॉन को प्रमोट करेगा। ठीक है, जो लैक ओपरॉन है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन नीडेड टू ब्रेक डाउन लैक्टोज। ये प्रमोट करेगा आगे जाके कि ट्रांसक्रिप्शन हो सके जीन्स का और लैक्टोज ब्रेक डाउन हो सके। Conversely, when glucose is abundant, CAMP level drop, leading to decrease in CAP activity. This result in lower transcription of the lac-operon genes since RNA polymerase struggle to bind actively without CAP help। क्या है, जब ग्लूकोज लेवल अबेंडेंट होगा, मतलब ग्लूकोज लेवल बड़ा रहेगा, तो यार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अगर ये बड़ा है ग्लूकोज तो कैंप कम हो जाएगा, और कैंप कम होने से जो कैप की एक्टिविटी है कि ये आपस में बाइंड करें और एनहेंस करें रेट को, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है लैकोप्रेन के अंदर वो कम हो जाएगा या फिर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, और जिसमें RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स टाइप, एड अ नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन C. elegans एंड ड्रोसोफिला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तबीयत खराब हो गई है मेरी, सर्दी आ गई ना दिल्ली में, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स टाइप। आपको बताना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो है क्या और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और फिर आपको एक नोट लिखना है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर कि C. elegans में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है और ड्रोसोफिला में कैसे होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं लिखना, बट इन दोनों के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, फिर इसके डिफरेंट टाइप के टाइप्स बताएंगे, फिर इन दोनों के ऊपर कैसे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, फिर वो लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिसाइड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे नाम में ही जो छुपा है उसके कि सेक्स डिटर्मिनेशन, कि भाई सेक्स को डिटरमाइन करना है कि भाई ये मेल है या फीमेल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोडक्शन एंड कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू। द टू मेन टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर जेनेटिक और एनवायरमेंटल। दो मेन टाइप होते हैं जिससे सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, जैसे कि पहला है आपका जेनेटिक, दूसरा है एनवायरमेंटल। ठीक है, इन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, सबसे पहले हम जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके थ्रू सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि कौन मेल है या कौन फीमेल है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक एग्जांपल देखें ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स। आपको पता है फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल मेल्स हैव ओनली 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम्स। जबकि अगर मेल्स के अंदर देखें तो एक X और एक Y क्रोमोसोम पाया जाता है। दीज क्रोमोसोमल डिफरेंस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल ट्रेट्स। यही जो क्रोमोसोमल डिफरेंस है इनके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, यही डिस्टिंक्ट सेक्सुअल ट्रेट्स को डेवलप करवाता है कि किसके अंदर कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो अगर X और Y क्रोमोसोम है तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और XX क्रोमोसोम है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पूछे गए आपसे, C. elegans और ड्रोसोफिला, वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं C. elegans के साथ। C. elegans अ टाइनी नेमेटोड वर्म। जो C. elegans है वो आपका एक छोटा नेमेटोड वर्म है। इन C. elegans सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम्स टू सेट ऑफ ऑटोसोम्स। जो सेक्स डिटरमाइन होता है C. elegans के अंदर वो एक रेशियो में होता है, जो कि रेशियो होती है X क्रोमोसोम और सेट ऑफ ऑटोसोम्स के बीच की। इफ देयर आर 2 X क्रोमोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ ऑटोसोम्स। अगर किसी भी C. elegans में 2 X क्रोमोसोम हैं और 1 सेट ऑफ ऑटोसोम्स हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा एज अ हर्मेफोडॉइड्स। हर्मेफोडॉइड्स मीन्स कि उसमें मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही होंगे। इफ देयर इज ओनली 1 X क्रोमोसोम, इट डेवलप्ड एज मेल। अगर
उसमें सिर्फ सी एलिगन में एक एक्स क्रोमोसोम है तो वो एक मेल की तरह डेवलप होगा। दिस यूनिक सिस्टम अलाउ फॉर बोथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यही जो सिस्टम है, यूनिक सिस्टम इसके अंदर है कि एक एक्स की वजह से ये मेल हो रहा है, यही इसको अलाउ करता है कि दोनों तरीके से भी इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, चाहे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि हर्मेफोडाइट्स भी है ना, तो सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइज भी हो सकता है। नाउ अबाउट डॉर्सोफिला। डॉर्सोफिला देख लेते हैं। और द फ्रूट फ्लाई, जिसको हम डॉर्सोफिला को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, अ क्लासिकल मॉडल ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक्स। जो डॉर्सोफिला है वो आपका क्लासिकल मॉडल है जेनेटिक्स के अंदर। In Drosophila, sex determination is also based on the X chromosome ratio but involve a slightly different mechanism. जो डॉर्सोफिला है, डॉर्सोफिला के अंदर भी सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है एक्स क्रोमोसोम्स के माध्यम से, बट उसकी रेशियो को ही देखकर किया जाता है, बट थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, while मेल्स हैव 1 एक्स क्रोमोसोम्स. The presence of specific genes on these chromosomes trigger the development of sexual characteristics. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है वैसे डॉर्सोफिला में है। जो एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगा, ठीक है। और जबकि अगर एक एक्स और एक वाई है तो मेल्स होंगे वो। और यही प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स ट्रिगर करता है कि कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ जीन डबल सेक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर द फ्लाई डेवलप्ड एज मेल और फीमेल। अगर एक एग्जाम्पल देखें, अगर डबल सेक्स किसी में प्रेजेंट है डॉर्सोफिला में, तो वो क्रिटिकल रोल प्ले करेगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो फ्लाई मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये डॉर्सोफिला बिल्कुल ह्यूमन बीन की तरह ही है, उसमें डिटरमाइन करने का अगर पूछे तो ज़्यादा वो नहीं होगा, आप आराम से कर देंगे और ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना। बाकी सी एल गेन में आपको बता ही दिया मैंने, ज़्यादा कुछ इसका भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट इंपॉर्टेंट है वो, उसको लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको डिफरेंस लिखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। और डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता ही है, 2 पार्टीशन में पार्ट बांटेंगे आपका सीट का, और एक में लिखेंगे प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरे में लिखेंगे सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन, और इन दोनों के डिफरेंस लिखने स्टार्ट करेंगे। आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ ही गए आप। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन के स्टार्ट करेंगे। दिस प्रोसेस अकर एट द जेनेटिक लेवल टिपिकली एट फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी से ही समझ आइए, बिल्कुल प्राइमरी वे में होगा, मतलब सबसे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोसेस होता है जेनेटिक लेवल का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है होना। इट ऑल अबाउट दी क्रोमोसोम्स। ये जो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ये सब कुछ होता है क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। इन ह्यूमंस द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स जनरली लीड टू द मेल डेवलपमेंट, व्हाइल द 2 एक्स क्रोमोसोम्स टिपिकली लीड टू द फीमेल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की ह्यूमन बीन के अंदर, तो जो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, सॉरी वाई क्रोमोसोम एक पाया जाता है तो मेल डेवलप होता है, और अगर 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो टिपिकली फीमेल ही डेवलप होगी। दिस genetic blueprint set the stage that developed of gonads, testes और ovaries which are essential for producing sex hormones। जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये हो रहा है, तो यही जेनेटिक्स के अंदर ब्लूप्रिंट है जो जो कि डेवलप करता है कि गोनाड्स होंगे या फिर टेस्टीज होगी या फिर ओवरीज होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव कोई भी पार्ट होंगे, या फिर उसमें क्या सेक्स हार्मोन डेवलप कराने हैं, ये प्राइमरी वे में ही स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस स्टेज हैपन लेटर डेवलपमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस दोज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड्स। ये जो स्टेज है सेकेंडरी, वो सेकेंड वे में आती है, समझ लो आप। पहले प्राइमरी आ जाएगी, वो फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिटरमाइन कर रहा है कि क्या मेल है क्या फीमेल है। बट जो सेकेंडरी है ये बाद की स्टेज है, बाद में होती है, और ये गोनाड्स के थ्रू कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस्ड होता है। फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेशियल हेयर एंड अ डीपर, सॉरी ये डी यहाँ रह गया, डीपर वॉइस क्या है, ये सेकेंडरी है। तो ये बाद में जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई अगर मेल्स हैं तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि आगे क्या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने हैं उस मेल के अंदर वो बताएगा, जैसे कि फेशियल हेयर आना, या फिर उसकी वॉइस जो होती है मेल्स की वो बिल्कुल डीप हो जाती है, एडम एप्पल बढ़ जाता है उनका। इन फीमेल ईस्ट्रोजन इज अ वाइटल फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट एंड वाइडिंग द हिप्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या है, फीमेल्स के अंदर आपको पता ही है ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और हिप्स भी वाइड हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो ये सेकेंडरी लेवल में आता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। राइट एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने उस क्वेश्चन में ना एक्सटर्नल फैक्टर लिखे नहीं थे। एक्सटर्नल मीन्स बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे ना उसमें मैंने लिखे नहीं थे, बट ये सेपरेट क्वेश्चन है, तो आप अगर वो पूछते हैं
सेक्स डिटर्मिनेशन के वेरियस टाइप्स, तो उसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ जेनेटिक्स लिखा था, एनवायरमेंटल नहीं लिखा था, बट इसमें से लिख सकते हैं वो, ठीक है। डिड यू नो दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इजंट जस्ट अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेट्स डाइव दी इनटू द सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपको कभी लगा या कभी आपने सोचा कि हाँ सिर्फ ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन का। मैंने भी जब पढ़ा ना तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, हम बचपन से तो यही सोचते आते थे कि भाई हाँ भाई सिर्फ जीन्स पे ही या जेनेटिक रोल पे ही डिपेंड करता है कि ह्यूमन नहीं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। बट ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि भाई ह्यूमन ह्यूमन नहीं मतलब सेक्स क्या होगा, फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट अप टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा। इन मेनी रेप्टाइल्स लाइक टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स द इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ द एग कैन डिक्टेट वेदर दे हैच एज मेल और फीमेल। जैसे कि हम कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, जैसे कि टर्टल हो गया आपका या क्रोकोडाइल हो गया, उनका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है एग का, वो डिटेक्ट करता है कि जो हैच करेगा आपका एग उस टाइम पे मेल पैदा होगा या फीमेल होगा, वो उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वार्मर टेम्परेचर ऑफन लीड टू मोर फीमेल्स। अगर वहाँ का टेम्परेचर वार्म होगा, गर्म टाइप में होगा, तो वो फीमेल्स को पैदा करेगा। वाइल कूलर टेम्परेचर कैन प्रोड्यूस मेल्स। अगर टेम्परेचर वहाँ का कूल है तो जो एग हैच करेंगे वो मेल्स प्रेजेंट होंगे। This fascinating phenomena highlights how environmental condition can shape sex ratios in species. ये जो important phenomena है आपका, ये बताता है कि कैसे environmental factors हैं जो sex ratio को बदलती हैं किसी भी स्पीशीज के अंदर। तो ये एक अचंबा है कि भाई यहाँ टेम्परेचर या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव सोशल फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल फैक्टर। इन सर्टेन फिशेज स्पीशीज लाइक क्लॉनफिश द सोशल हायरार्की कैन इन्फ्लुएंस सेक्स रेशियो। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो सेक्स रेशियो को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कुछ फिश की स्पीशीज होती हैं, जैसे क्लॉन फिश है, उसके सोशल हायरार्की में क्या रेशियो है उस पर इन्फ्लुएंस होता है ये। इफ द डोमिनेंट फीमेल डाइज द लार्जेस्ट मेल विल एक्सचेंज सेक्स टू फिल देयर रोल। अगर जो डोमिनेंट फीमेल होती है वहाँ की, वो अगर मर जाती है तो जो लार्जेस्ट मेल होता है वो अपना सेक्स को चेंज कर लेता है। दिस अडेप्टेबिलिटी एंश्योर दैट द ब्रीडिंग पेयर रिमेन्स इंटैक्ट, शोकेसिंग नेचुरल इनक्रेडिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये अडेप्टेबिलिटी हो रही है ब्रीडिंग की, वो इंश्योर करता है, इंटैक्ट करके रखता है कि जो भी नेचर है वो बदले ना, और उनकी सोशल फैक्टर्स भी इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल है ये। देन देयर इज केमिकल एक्सपोजर। केमिकल एक्सपोजर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स, केमिकल फाउंड इन मेनी पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स कैन इंटरफर विद हार्मोनल सिस्टम इन एनिमल्स। अगर जो एंडोक्राइन को अगर डिस्टर्ब कर दें हम कुछ केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि कुछ प्लास्टिक हो गई या पेस्टिसाइड्स हो गए, उनके थ्रू अगर एंडोक्राइन डिस्टर्ब हो जाए तो वो नॉर्मल हार्मोनल सिस्टम को एनिमल्स के अंदर इंटरफर करेगा। दिस डिस्ट्रप्शन कैन लीड टू दी सीक्वेट सेक्स रेशियो और इवन इंटरसेक्स कंडीशन, emphasizing the impact of human activity on wildlife reproduction. इसमें क्या है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब होगा तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप होने थे मेल एज फीमेल, वो भी चेंज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अनदर फैक्टर इज न्यूट्रिशन। दूसरा फैक्टर एक ये भी होता है कि न्यूट्रिशन आप क्या खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इन सम स्पीशीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड कैन इन्फ्लुएंस सेक्स डिटर्मिनेशन। जो उनका क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है उस टाइम पे क्या न्यूट्रिशन वो कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी इन्फ्लुएंस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज इन सम मैमल्स सजेस्ट दैट maternal diet can affect the likelihood of the having male or female offspring. मैमल्स के अंदर भी ये बताया जाता है कि क्या डाइट ले रही है मैटरनिटी के टाइम पे फीमेल, वो इफेक्ट करेगी कि ऑफस्प्रिंग मेल और फीमेल क्या होगा, उसकी लाइकलीहुड को भी इफेक्ट करेगा। लास्टली जेनेटिक फैक्टर्स। लास्ट हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर है जो इन्वॉल्व रहेंगे। ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। वाइल मेनी एनिमल्स have fixed genetic mechanism of sex determination, other exhibit more flexible system influenced by the environmental cues. क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो
अफेक्ट करते हैं इसको। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास फिक्स जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, और कुछ एग्जिबिट करते हैं फ्लेक्सिबल टाइम पे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ इन्फ्लुएंस होकर अपनी सेक्स रेशियो में चेंज कर लेता है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो कि सेक्स रेशियो में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हेल्प मिली हो और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।